हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला क्या होती है? कोशिका के बाहर जो आवरण होता है, जो कोशिका को घेर कर या कोशिका को एकत्रित करके रखता है, ये होती है कोशिका कला, है ना। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, एक संरचना बना रहा हूँ, कोशिका का प्रारूप है। कुछ इस प्रकार से कोशिका का प्रारूप होता है ना। तो हमें यहाँ पर सिर्फ यही जानना है कोशिका कला के विषय में कि कोशिका कला वास्तव में होती क्या है। ठीक, तो ये देखिए, एक कोशिका का प्रारूप है, बीच में केंद्रक है ना। और यहाँ पर देखिए कोशिका के चारों ओर एक आवरण है। कोशिका के चारों ओर क्या है? एक आवरण है। इसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कला। ठीक, अच्छा, अगर मैं कोशिका कला की परिभाषा की बात करूं कि कोशिका कला की परिभाषा होती वास्तव में क्या होती है, तो यहाँ पर हमने पहले से ही लिख रखा है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पतली, लचीली एवं अर्धपारगम्य। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पतली, लचीली एवं अर्धपारगम्य, तीन शब्द आए हैं। पतली का क्या मतलब होता है कि ये जो आवरण होता है, ये जो झिल्ली होती है इसके चारों तरफ, ये पतली होती है, काफ़ी पतली होती है ना। दूसरी चीज़ क्या है? लचीली। लचीली का मतलब होता है कि ये आवरण ऐसा नहीं है कि सख्त होता है, सख्त नहीं होता है, लचीला होता है, जिससे कोशिका के जो है इसमें भरा हुआ कोशिका जो द्रव्य होता है वो इधर उधर हो सके, कोशिका के अंग इधर उधर हो सके। हमें चोट लगने पर, धक्का लगने पर, कोशिकाओं को किसी भी प्रकार का धक्का लगने पर ये नष्ट ना हो। ठीक, इसलिए जो इसका आवरण होता है, इसकी जो झिल्ली, कोशिका झिल्ली होती है, ये लचीली होती है। ठीक, तीसरा शब्द है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का क्या मतलब होता है कि भाई जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो है परासरण के द्वारा पदार्थों का आवागमन भी होता है। ठीक, अर्थात बाहर से जो पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वे कोशिका के अंदर आ सकते हैं। अंदर से जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये कोशिका से बाहर निकल सकते हैं। ठीक, ये है अर्धपारगम्य का मतलब। अच्छा, झिल्ली का आवरण होता है जिसे कोशिका कला कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पतली, लचीली एवं अर्धपारगम्य झिल्ली का आवरण होता है, जिसे कोशिका कला के नाम से जाना जाता है। ठीक, अच्छा, कोशिका कला यहाँ पर है, कोशिका कला, इसका एक अन्य नाम है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य कला, जीवद्रव्य की झिल्ली है ना, इन सारे नामों से भी जाना जाता, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी पॉइंट हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे नामकरण की, नॉमिनेशन। भाई नामकरण जो होता है, ये कोशिका कला को कोशिका कला किसने कहा? तो सबसे पहले जो सी नागेली एक वैज्ञानिक थे, और सी नागेली, सी क्रैमर, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1855 में क्या कहा था? कोशिका झिल्ली को कोशिका कला के नाम से बुलाया था कि भाई ये जो कोशिका के ऊपर ये जो आवरण है, इसको कोशिका कला कहा जाएगा। ये कौन बोले थे? सी नागेली, सी क्रैमर, है ना। कब बोले थे? 1855 में। अच्छा, कोशिका कला को जीवद्रव्य झिल्ली, जीवद्रव्य झिल्ली, एक वैज्ञानिक हैं जे.क्यू. प्लाव। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो यहाँ पर कोशिका के अंदर जब देखे, कोशिका के अंदर जीवद्रव्य भरा हुआ है, अर्थात कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ये सारे भरे हुए हैं, तो इनके ऊपर एक आवरण है। इन्होंने क्या देखा कि जो जीव द्रव्य कोशिका के अंदर भरा हुआ है वो एक आवरण में इकट्ठा है। ठीक, अच्छा, इस जीव द्रव्य को आवरण में रहने की वजह से जे.क्यू. प्लाव ने जीव द्रव्य झिल्ली का नाम दिया। किसको?
कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य झिल्ली का नाम दिया। कब दिए थे? 1931 में, सन 1931 में। बड़ा ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है ये वाला। देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। सी नागेली और सी क्रैमर ने कोशिका कला कहा था। कब कहा था? 1855 में। जे क्यू प्लाव ने जीव द्रव्य झिल्ली के नाम से इसे बुलाया था, इसका नामकरण किया था जीव द्रव्य झिल्ली। कब किया था? 1931 में। ठीक। अब अगर हम लोग कोशिका के कार्यों के विषय में चर्चा करें ना, कोशिका जो कला होती है इस विषय में तो जान गए कि भाई कोशिका कला होती क्या है ना। अगर हम कोशिका के कार्यों के विषय में चर्चा करें कि वास्तव में जो कोशिका होती है, कोशिका का कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल्स। सिर्फ यहाँ पर कार्य ही लिखा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर होना चाहिए वास्तव में कोशिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल्स। ठीक। चलिए, पहला क्या कार्य है? रोधक के रूप में। पहला कार्य है रोधक के रूप में। तो ये जो कोशिका है, कोशिका में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व अंदर जाते हैं, इसी के साथ साथ में ऑक्सीजन भी अंदर जाता है ना, और इन्हीं के साथ साथ में बैक्टीरिया, वायरस भी या विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ भी अंदर जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो कोशिका होती है, कोशिका कला जो होती है, ये उन्हें अंदर प्रवेश करने नहीं देती। ठीक। इसके अंदर से जो पोषक तत्व हैं या जो भी इसके लिए आवश्यक तत्व हैं, ये भी अगर बाहर निकलना चाहें तो कोशिका कला उन्हें बाहर नहीं निकलने देती है। इस वजह से जो कार्य में बताया गया है रोधक के रूप में, है ना, इन सब का इन सबको रोकने का कार्य कौन करती है? कोशिका झिल्ली ही कर दी। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। अगर हम दूसरे कार्य की चर्चा करें तो दूसरा कार्य है आपका कोशिका का आकार नियमन, है ना। तो कोशिका का आकार नियमन अगर हम लोग देख लें, जैसे किसी पॉलीथीन में किसी द्रव को रखा जाता है तो पॉलीथीन के आकार का हो जाता है। अगर हम किसी बोतल में द्रव को रखें तो वो बोतल के आकार का हो जाता है। ठीक। तो जो द्रव होता है, जो तरल पदार्थें होती हैं, इनका कोई अपना आकार निश्चित नहीं होता है। तो जब इनका आकार निश्चित नहीं होता है तो इन्हें जिस भी पदार्थ में या जिस भी वस्तु में रखा जाता है, जिस भी पात्र में रखा जाता है, ये उस पात्र के हिसाब से उस पात्र के आकार की हो जाती हैं। ठीक। उसी प्रकार से कोशिका के ऊपर का ये जो आवरण है, यदि यह आवरण ना होता तो क्या इसके सभी अंगक सेफ रहते, इकट्ठा रहते? नहीं रहते। कोशिका द्रव्य जो है ये इकट्ठा रहता नहीं रहता, है ना। तो यहाँ पर इसका एक कार्य और बताया गया है कि कोशिका का आकार नियमन। कोशिका का जो भी आकार है वो कोशिका कला के हिसाब से होता है ना। जरूरी नहीं कि कोशिका इतनी सीधी साधी हो, कोशिका टेढ़ी भी हो सकती है। अगर हम अमीबा की बात कर लें तो अमीबा कोई आकार तो निश्चित होता नहीं। इस प्रकार से अमीबा हो सकती है, इससे अमीबा हो सकती है ना, ऐसी भी हो सकती है। ठीक। तो अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, अमीबा कैसे भी हो सकती है। तो इसका जो आकार होता है ये कोशिका कला पर डिपेंड करता है। ठीक। अच्छा, अगले हम कार्य की बात करें तो अगला कार्य है गमन प्रक्रिया में मदद। गमन प्रक्रिया में मदद, है ना। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें चलने के लिए कसाब पाए जाते हैं ना। क्या पाए जाते हैं? कसाब। पक्षमाप पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं, ये चलने के लिए। जैसे अगर मैं बात कर लूँ किसकी, पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम की जब संरचना देखते हैं तो उसके साइड में देखेंगे बाल के समान संरचना देखने को मिल जाती है ना। वो कोशिका कला का ही भाग होता है। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो कोशिका कला के मदद से ही जाते हैं ना। कोशिका कला जो होती है गमन प्रक्रिया में भी मदद करती है। ठीक। अगला है रासायनिक संवेदनशीलता में मदद। चौथा नंबर है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा नंबर आपका है
रासायनिक संवेदनशीलता में मदद। तो कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिका की जो कला होती है, कोशिका कला में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हार्मोन का स्राव करते हैं। ये जो कोशिका कला होती है, इस कला में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्राव करते हैं, और यही हार्मोन क्या करते हैं, इसके अंदर क्रिया करवाते हैं। ठीक, तो रासायनिक संवेदनशीलता में भी ये मदद करते हैं। ठीक, अच्छा, नहीं, रासायनिक संवेदनशीलता में ये नहीं होगा, ये है श्रावण में ना, श्रावण में मदद। तो कोशिका कला जो होती है, कोशिका कला में क्या होता है, या कोशिका झिल्ली में प्रोटीन जो होती हैं, ये श्रवण में मदद करती हैं, हार्मोन के श्रवण में, है ना। अच्छा, रासायनिक संवेदनशीलता में क्या होगा, देखिए हमारे जो जिह्वा की कोशिका होती है, ये इस प्रकार से अनुकूलित हो जाती हैं कि ये स्वादों का अनुभव कर लेती हैं, है ना। तो जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनके स्वादों का अनुभव हम लोग जिह्वा के माध्यम से कर लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार से कुछ विशेष अंग की विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनका आवरण जो मतलब उनकी जो झिल्ली होती है, उनका जो आवरण होता है, वो हमें संवेदनशीलता में मदद करता है। ये होगा रासायनिक संवेदनशीलता में। ठीक, अगर नहीं याद आएगा तो याद कीजिएगा अपने जिह्वा को। जब हम लोग नमकीन खाते हैं या कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो उसके स्वाद का अनुभव करते हैं। ठीक, स्वाद का अनुभव करते हैं तो स्वाद कलिकाएं होती हैं हमारे जिह्वा में, है ना। और स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, ये भी किसी न किसी कोशिका से बनी होंगी, और उस कोशिका में जो आवरण होता है, उसी आवरण के माध्यम से हम लोगों को स्वाद का ज्ञान होता है। ठीक, तो रासायनिक श्रावण वाला हो गया। अब अगला है पदार्थों के स्थानांतरण में उपयोगिता। अगला नंबर है पदार्थों के स्थानांतरण में उपयोगिता। तो जो पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि मैं भोजन ग्रहण किया, भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक, या जो भी पोषक तत्व हमारे आंतों, छोटी आंत, बड़ी आंत द्वारा, छोटी आंत द्वारा पोषक तत्व ग्रहण किए गए ना, तो ग्रहण जब कर लिए जाएंगे तो पोषक तत्व ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, और जब ब्लड यहाँ पर आएगा, कोशिकाओं तक लेकर आता है पोषक तत्वों को, तो पोषक तत्व कोशिका कला के माध्यम से ही कोशिका के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। ठीक, तो इसी का ये पदार्थों का स्थानांतरण में उपयोगिता का मतलब ये है कि जो भी हम लोग पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, वो कोशिका कला द्वारा ग्रहण किया जाता है, और कोशिका में बने अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी कोशिका कला करती है। ये पदार्थों के स्थानांतरण में उपयोगिता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये जो कोशिका कला वाला टॉपिक है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। यदि कुछ ना समझ में आया हो, यदि कुछ और भी जानना हो कोशिका कला के अंतर्गत, तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।